हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं गुड लक स्टडी पॉइंट चैनल पर। गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मई मंथ की करंट अफेयर, जो कि विजन आईएएस द्वारा मंथली मैगजीन में दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है हमारे लिए। तो उसी के बारे में हम बात करने आए हैं, उसी को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वैसे तो मेरा इस लेक्चर को लाने का कोई मोटिव नहीं है कि भाई मेरे को इसी पे काम करना है और कुछ करना ही। एक्चुअली क्या था कि आज मैं वैसे तो मैं इस मैगजीन को खुद ही पढ़ रहा हूँ, अपने आप से पढ़ता हूँ। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ। फ्रेंड सर्कल के साथ भी मैं शेयर करता हूँ लाइब्रेरी में, वहाँ पे बैठ के डिस्कस करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सबसे सबसे अच्छा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं देख रहा था यूट्यूब में, सोचा चला आज यूट्यूब पे क्लास देख लेते हैं। तो देखा कि एक टीचर, मतलब जो सर थे, उनकी पहले वीडियो मैंने देखी थी एक दो बारी। तो ये कुछ स्किप कर गए थे, फैब के बाद ये वीडियो डालना बंद करें। तो बहुत सारे बच्चे इनके चैनल पर परेशान हो रहे थे। मैं क्यों सोचा यार, चलो क्यों ना मैं एक वीडियो डाल देता हूँ, अगर आपको पसंद आएगी तो बच्चे देख लेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको, हालांकि आप नहीं आए मेरे चैनल में, मैंने आपको इनवाइट किया है, कमेंट में शायद रिप्लाई दे के मैंने किया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं कुछ अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ। और एक प्रॉब्लम आ रही मेरे पास, हालांकि मैं ज़्यादा बातें करना नहीं चाहता, सीधा टॉपिक पे आना चाहता हूँ। केवल 1.5 मिनट या 2 मिनट बात करूँगा आपसे, उसके बाद सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अभी अगर आपको वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास फ़िलहाल माइक नहीं है। मैं अपने लैपटॉप से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्लूटूथ के ज़रिए। अगर इसमें अगर आपको वॉइस सही भी नहीं आ रही हो तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। नेक्स्ट वीक से मैंने मंगा रखा, माइक ऑर्डर कर रखा है। अगर वो आ गया नेक्स्ट वीक तक तो अगले वीक से मंडे को आपको एक प्रॉपर क्लास आ जाएगी पूरी मैगजीन की। अब जून से मैंने इसको इसलिए स्टार्ट नहीं किया, हालांकि मैगजीन तो जुलाई की भी आ चुकी है। मई से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि और जो बाकी मेरी मैगजीन है वो मैंने पढ़ रखी है, वो मेरी लाइब्रेरी में रखी है घर पे मेरे पास। मई की थी और अभी शायद, हाँ, टाइम हो रखा है 10:41, रात के 10:40 हो चुके हैं। तो इस टाइम मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज़ करना, पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में पक्का करना कि कैसा लगा। अगली वीडियो अगर आप कहोगे ना तो ही आगे वीडियो आएगी, अन्यथा क्यों, मेरे को तो रिवाइज हो ही रखा, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो बता देना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी। टाइम कम है तो सबसे पहले मैं इकोनॉमी से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जो आप, मैंने आप ऑडियंस को वहीं से उठाया, टीचर सर के पास से। वहाँ पे सर ने IR करा दिया, पॉलिटी कराई, तो मैं इकोनॉमी से शुरू करना चाह रहा हूँ। तो हमारा इकोनॉमिक्स में पहला आर्टिकल क्या था, ये है इकोनॉमी का भारत और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएँ, इंडिया एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स। तो ये आर्टिकल सुर्खियों में क्यों आया, क्योंकि जो हमारे नीति आयोग के CEO हैं सुब्रमण्यम जी, उन्होंने कहा था, उन्होंने एक बात कही कि अगर भारत को वैश्विक व्यापार में भागीदारी बढ़ानी है तो वह GVC का हिस्सा बने। ये नीति आयोग के CEO ने कह दिया कि भारत को अगर वैश्विक व्यापार में भागीदारी बढ़ानी है तो वह GVC का हिस्सा बने। अब हमें पता नहीं GVC होता है कि, तो GVC के बारे में समझते हैं। जैसा कि फुल फॉर्म है इसकी, ग्लोबल वैल्यू चेन। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि वैल्यू चेन क्या होती है। चेन से मतलब एक चेन होगी, वैल्यू मतलब अगर उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसको बनाने में किसी ना किसी, मतलब कुछ ना कुछ उसमें मूल्य जोड़ा जा रहा है, वैल्यू ऐड की जा रही है। वैल्यू ऐड कब होगी, जब उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल ऐड किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ़ोन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो फ़ोन में हमें पता है क्या होता है कि एक कंपनी तो उसका सॉफ्टवेयर दे रही है, एक स्क्रीन माइक, एक कंपनी माइक दे रही है, एक कंपनी उसका कैमरा दे रही है। तो हर कोई कंपनी उसमें वैल्यू ऐड करी है, जिससे वो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बनकर आ रहा है। तो इसी को अगर कोई कंपनी वैल्यू ऐड करी है तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऐड करना, वैल्यू चेन। और अगर यही काम वैश्विक स्तर पर होने लग जाए, यानी कि एक देश की कंपनी ने तो उसका डिज़ाइन तैयार किया फ़ोन का, मान लो अब एप्पल लॉन्च हुआ है 9 तारीख को ही iPhone 16, मान लो उसका डिज़ाइन किसी और कंपनी ने तैयार किया, मान लो USA की कंपनी ने उसका डिज़ाइन तैयार किया, लेकिन उसमें जो वो था, सॉफ्टवेयर था, उसकी जो स्क्रीन थी, वो किसी और कंपनी ने डाल दी, मान लो जापानी कंपनी ने डाल दी। मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरे को पता नहीं बाकी। तो क्या हो गया, एक तो USA की कंपनी ने डाली, एक जापानी कंपनी ने डाली, तो दो विभिन्न राष्ट्रों की कंपनियों ने उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की, जिससे वो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ गया। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन, यानी कि वैश्विक स्तर पर वैल्यू ऐड करना। हमारे मैगजीन में दिया है
गया भी है इसकी कि जीवीसी क्या होता है, ये आपने पढ़ना है। मैं एकदम लाइन टू लाइन बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो और ये नहीं है कि भाई रट्टू तोते की तरह हम आइए ये विजन की मैगजीन को बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़े। मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, समझना, और फिर एक बार आप खुद पढ़ोगे उसी वजह से आपको समझ आएगी। और दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो जैसे मान लो सॉस, हमारा टमाटर कहीं से लेगा, जो मैन्युफैक्चरर है वो टमाटर लेगा किसान से, फिर उससे सॉस भी बनाएगा, केचप भी बनाएगा, तो वो कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है, जैसे जिससे कि वो जो हमारा सॉस है वो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है। तो अलग अलग कंपनियों में वो वैल्यू ऐड हुई होगी, तो उसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऐड करना। और ये अगर यही काम वैश्विक स्तर पर होने लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। तो जीवीसी में वास्तव में उपभोक्ता के लिए उत्पाद को अंतिम रूप में तैयार करने वाला प्रत्येक चरण शामिल होता है, यानी कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर के पास जब वो प्रोडक्ट फाइनल रूप में आता है तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होकर के आती है, उसी को हम बोलते हैं जीवीसी। और जीवीसी कब बोलेंगे, जब कम से कम दो अलग अलग देशों में उसने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की हो। हाँ, याद रखें, वैल्यू चेन कब, वैल्यू ऐड करना कब होगी, जब एक राष्ट्र ऐड करेगा, लेकिन ग्लोबल लेवल पर कब बनेगी, जब दो कम से कम दो राष्ट्र होंगे तब वो ग्लोबल लेवल पर बनेगी। हमारे मैगजीन में एग्जांपल दिया था, चीन में असेंबल किए गए स्मार्टफोन यूएसए में ग्राफिक डिज़ाइन और कंप्यूटर कोड के लिए जाते हैं, और सिंगापुर में इनकी चिप्स लगाई जाती हैं इन फ़ोन में। तो क्या होगा, सिंगापुर ने चिप लगा दी, चीन में असेंबल हो गया और यूएसए ने डिज़ाइन बना दिया, तो तीन देशों ने मिलके एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एक फ़ोन तैयार किया, तो उसी को हम बोलेंगे ग्लोबल वैल्यू चेन। अब इसमें एक डाटा याद करने का है कि जो हमारा ओईसीडी है, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसने एक आंकड़ा जारी किया था और इसने कहा था कि जो हमारा वैश्विक व्यापार हो रहा है, जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका कुल व्यापार का लगभग 70% वैश्विक मूल्य श्रृंखला के जरिए हो रहा है, यानी कि 70% व्यापार जीवीसी के थ्रू हो रहा है। अब इसमें जीवीसी में दो वो आते हैं, दो आधार हैं, एक तो बैकवर्ड लिंकेज और एक फॉरवर्ड लिंकेज, जो हमारी मैगजीन में दिया गया है। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक बैकवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड मतलब पीछे से बैकअप आना, यानी कि इसमें क्या है कि अगर कोई कंपनी, अगर कोई देश कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो दूसरे देश से इनपुट प्राप्त कर रहा है। मान लो इंडिया कपड़ा बना रहा है, इंडिया ने, चलो आप ये बांग्लादेश का मान लो, इंडिया से कपड़ा जाता है, बांग्लादेश में बनता है, तो इंडिया ने तो रॉ मटेरियल भेजा, और बांग्लादेश में, इंडिया के लिए तो एक्सपोर्ट हो गया रॉ मटेरियल का, और बांग्लादेश के लिए इंपोर्ट हो गया। तो बांग्लादेश के लिए हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड लिंकेज है। बैकवर्ड मतलब पीछे से माल आना, यानी कि दूसरे देश से इनपुट प्राप्त करना, और उस इनपुट को मैन्युफैक्चर करके हम क्या कर देते हैं, फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज। फिर दूसरा है फॉरवर्ड लिंकेज, और बैकवर्ड लिंकेज का उदाहरण भी दिया गया। इसमें भारत निर्यात के लिए शर्ट बनाने हेतु तो इटली से सूती कपड़े का आयात करता है, तो इटली से भारत, मतलब भारत में सूती कपड़ा आ रहा है इटली से, तो क्या होगा, बैकवर्ड लिंकेज, भारत उससे क्या बना देता है, शर्ट बना देता है। तो यही था, आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी एक्चुअली क्या है, मेरे पास ना वो नहीं है, मैगजीन है नहीं, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, कुछ मैंने पहले ये नोट करके रख लिए थे पॉइंट, जैसे कि दूसरे देश से प्राप्त इनपुट का उपयोग करता है, किसी अन्य देश को इनपुट वस्तुओं की आपूर्ति कराता है। तो अभी मेरे पास मैगजीन है भी नहीं फिलहाल, तो आप समझने की कोशिश करना, अगले वीक से अच्छी वीडियो आ जाएगी। तो बैकवर्ड लिंकेज आपको समझ आ गया होगा, यानी कि दूसरे देश से इनपुट प्राप्त करना। और फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है कि कोई देश किसी अन्य देश से अन्य देश को इनपुट की आपूर्ति करता है, यानी कि मान लो भारत का एग्जांपल है, भारत ने बांग्लादेश को सप्लाई किया रॉ मटेरियल, तो भारत के लिए तो क्या हो गया, ये फॉरवर्ड लिंकेज हो गया, भारत ने फॉरवर्ड कर दिया रॉ मटेरियल, जिससे वो अदर कंट्री है वो उसको फाइनल गुड के रूप में तैयार करके देगी। तो भारत के लिए जो भारत ने एक्सपोर्ट किया वो तो हो गया फॉरवर्ड लिंकेज, और जो भारत इंपोर्ट करेगा उससे, मतलब जो बांग्लादेश ने इंपोर्ट किया बांग्लादेश के लिए हो गया ये बैकवर्ड लिंकेज। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बैकवर्ड यानी कि बैक से, यानी कि दूसरे देश से रॉ मटेरियल प्राप्त करना, इनपुट प्राप्त करना, ताकि हम फाइनल प्रोडक्ट बना सकें। और फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है, हम किसी देश को जो उसकी आपूर्ति कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, ठीक है, बैकवर्ड में तो हम प्राप्त कर रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, और फॉरवर्ड में हम फॉरवर्ड में हम
दे रहे हैं ताकि फाइनल प्रोडक्ट और कोई देश बना सके। यानी कि उदाहरण के लिए आपको दिया गया, भारत कार बनाने वाली एक जर्मन ऑटोमेकर कंपनी को ऑटो कंपोनेंट्स की आपूर्ति करता है, ये एग्जाम्पल दिया गया है। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब नीति आयोग के जो CEO सुब्रमण्यम जी ने ये बात तो कह दी कि भारत को ना वैश्विक व्यापार में भागीदारी बढ़ानी, तो वो GBC का हिस्सा बने। तो इन्होंने कुछ ये बात कही है तो कुछ ना कुछ महत्व होगा इसका। तो GBC के एक्चुअली फ़ायदे क्या होते हैं? अगर हम फायदे की बात करें, अब तक मैंने बताया कि कोई कंपनी है, मान लो USA कंपनी है, वो स्पेशलाइज है चिप बनाने में, तो वो चिप का ही काम करेगी। वो डिज़ाइन कहीं और से ले रही है, चिप हमारे अपने USA में बना रही है। तो वो कंपनी एक काम कर रही है किसी देश की, वो उस वर्क में स्पेशलाइज है, स्किल है उसके पास बहुत ज़्यादा, तो उत्पादक स्किल है उसके पास ज़्यादा, तो वो अच्छा कार्य करेगी, ये आप मानते होगे। तो GBC का क्या महत्व हो जाता है? उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। कैसे उत्पादकता में वृद्धि होती है? क्योंकि पार्टिकुलर नेशन के पास पर्टिकुलर स्किल है और उसके पास पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं जिससे वो ये काम कर रहा है। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है वो एक तो किफ़ायती होता है और वो हाई क्वालिटी वाला होता है, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाला होता है। और अगर GBC हम कर रहे हैं, यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ज्ञान को भी साझा किया जाता है, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है। फिर कंपनियों को कम लागत में अधिक उत्पादन मिल जाता है कि भाई अब भारत में लेबर ज़्यादा, भारत रो मटेरियल ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है, तो भारत से रो मटेरियल लो कम लागत में और उसको फाइनल प्रोडक्ट बना के उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके अधिक कीमत में बेच दो। मतलब कम लागत में अधिक उत्पादन हो सकता है। ठीक है, आगे है बेहतर उत्पाद होता है। बेहतर उत्पाद मतलब बेहतर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि अलग अलग देश की कंपनियां हैं, अपने स्किल के अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन करनी है प्रोडक्ट में, तो अपने लेवल पर वो बेहतर काम करके क्या कर रही हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट बना रही हैं। फिर अगला गरीबी के स्तर में कमी। गरीबी के स्तर में कमी कैसे आ रही है? तो विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक ने एक डाटा दिया था कि अगर GBC में भागीदारी करते हैं हम, तो 1% की GBC भागीदारी में 1% की वृद्धि होती है, तो पर कैपिटा इनकम है जो वो 1% से ही उसमें भी वृद्धि होती है। तो ये डाटा हम प्रीलिम्स के लिए याद कर सकते हैं कि विश्व बैंक ने कहा था कि अगर GBC में 1% की वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय में भी 1% की वृद्धि होती है, और इससे हमारी अर्थव्यवस्था अब प्रति पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। फिर मान लो भारत में कंपनी लगी, भारत भी किसी अलग देश को रॉ मटेरियल दे रहा है, तो क्या होगा? रॉ मटेरियल भेजना, भारत को पता है कि भाई हमें रॉ मटेरियल भेजने हैं, तो रोज़गार के अवसर मिलेंगे, रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। तो ये भी बात है कि रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। फिर महिलाओं के लिए भी अवसर पैदा होते हैं, अधिक श्रम की आवश्यकता होगी तो महिलाओं की अधिक भागीदारी होगी। अगर हम GBC को अपना लेते हैं तो जैसे फुटवियर होते हैं, मतलब ये 4th पॉइंट दिया गया है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में, हाँ ये रहा, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में सबसे अधिक भागीदारी वाले व्यापारिक क्षेत्रों परिधान, फुटवियर और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में रोजगार में कम कुशल, यानी कि जो ये फुटवियर है इनमें ये नहीं कि भाई हमें बहुत से स्पेशलाइज लेबर चाहिए। तो जो हमारे जो महिलाएं हैं भारत में जो कम कुशल हैं, महिलाएं लगा लेते हैं और कुछ लगा लो, और लोग जो कम कुशल हैं वो भी इसमें भागीदारी ले सकते हैं, क्योंकि इनकी सबसे अधिक भागीदारी होगी फुटवियर बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ प्रोडक्ट्स बनाने में। उत्पाद में विशेषज्ञता को बढ़ावा। अब ये कैसे मिलता है? वो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई अलग अलग देश अपनी विशेषज्ञता के आधार पर उत्पाद बना रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो बहुत ही क्वालिटी होगी, उसकी हाई क्वालिटी होगी और बहुत ही किफ़ायती होगा। इसमें पूरी में यही दिया गया, आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक एक पॉइंट आपको यूँ बताऊँगा नहीं फिलहाल, लेकिन आगे बता सकता हूँ अगर आपको ये थोड़ा बहुत पसंद आता है। एक सेशन में कर रहा हूँ। और हाँ, वीडियो यूँ मत समझना कि भाई 1 घंटे में पूरा ही वो करा दिया। मैं कम से कम मान के चलूँ तो कम से कम 2 या 2.5 आवर तो लूँगा एक उस पर टॉपिक पे। फिर है कि हम जो बात कर रहे हैं कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला की, मैं आपको बता दूं कि भारत के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि भारत है ना अभी फॉरवर्ड लिंकेज की स्थिति में। फॉरवर्ड लिंकेज मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया था, यानी कि हम दूसरे देशों के लिए मध्यवर्ती वस्तु, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो दूसरे देशों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, और वे दूसरे देश हमें उसमें फाइनली वैल्यू ऐड करके दे रहे हैं जो हम रॉ मटेरियल भेज रहे हैं उनके बाद। इसका मतलब है कि भारत अभी वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा है, मतलब भारत अभी वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा है। भारत कम मूल्य में तो अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है और वहीं से जो
रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट में क्या रहा वो भी आई अमाउंट में ले रहा है। तो भारत वैल्यू ऐड क्यों नहीं कर पा रहा है? भारत वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा तो हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं पीछे है। दूसरी तरफ अगर हम देखें चाइना का, अगर हम एग्जांपल लें, तो भारत असेंबली करने की अपनी जो स्किल है उसका दोहन ठीक से नहीं कर पा, लेकिन चाइना ने यही काम अच्छे से कर लिया। और आज चाइना आप देख रहे हो कि हमसे बहुत आगे है। हम नहीं कर पाए ये काम, तो हम भारत से एक्सपेक्ट करते हैं कि धीरे धीरे हम भी ये काम करने लग जाएंगे। अब अगर यूँ देखें तो कहीं ना कहीं भारत, ये तो है नहीं कि जीवीसी का भारत हिस्सा है ही नहीं, लेकिन इस भारत की भागीदारी तो है। लेकिन भारत की भागीदारी कैसी है ये हमें पता करना पड़ेगा। हम देखेंगे कैसी भागीदारी, ये आपकी मैगजीन में दिया गया है। तो भारत की भागीदारी इसमें ये देखो, यहाँ पर सीमित भागीदारी है भारत की। इसमें एक डाटा दिया गया है कि ये लिख भी रखा, भारत का वैश्विक मूल्य श्रृंखला संबंधित व्यापार बहुत कम है। अभी जो भारत का व्यापार है जीवीसी में वो बहुत कम है। 2022 में ही है जो भारत का कुल व्यापार था, सकल व्यापार था, उसका 40.3% ही था। यानी कि जो भारत ने 2022 में टोटल व्यापार किया था, टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ था, उसका केवल 40.3% ही जीवीसी में था। ये बात बता दी। लेकिन अब ये इतना तो है नहीं कि भाई हम अगर ये सोचें कि 40.3% व्यापार कर रहे हैं जीवीसी में तो ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सही कर रहे हैं, मतलब 100 में से 40 ही। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो अगर हम कंपेयर करके देखें, जो हमारा यूएसए है, चीन है, जापान है, जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनसे हमारा ये अनुपात बहुत ही कम है। यानी कि ये अर्थव्यवस्थाएं हमसे ज़्यादा व्यापार कर रही हैं जीवीसी के तहत। और अब ध्यान देने बात ये है कि जो हमसे छोटे देश हैं, छोटी अर्थव्यवस्था जैसे कि दक्षिण कोरिया और मलेशिया हैं, उनकी तुलना में भी अगर हम उनसे हमारी तुलना करें तो उनकी तुलना में हमारा व्यापार बहुत कम है। अभी व्यापार हम बता तो रहे हैं कि हम कब पीछे हैं, हम क्यों पीछे हैं। तो इसमें सेकंड पॉइंट दिया गया, नेटवर्क से जुड़े उत्पादों का कम निर्यात हो रहा है, कम निर्यात कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में जो ये होते हैं नेटवर्क से जुड़े प्रोडक्ट्स हैं, इनकी हिस्सेदारी केवल 10% है। यानी कि भारत जो हमारा अपना टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें जो नेटवर्क के प्रोडक्ट्स हैं उनमें भारत की हिस्सेदारी केवल 10% है। यानी कि हम जो ज़्यादा डिमांड होती है नेटवर्क के, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर की, जो नेटवर्क उत्पाद, नेटवर्क प्रोडक्ट्स हैं, इनकी ज़्यादा डिमांड है और इसमें केवल भारत की हिस्सेदारी 10% है। भारत के पास ये है ही नहीं। तो भारत को इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ेगी। अब जो भारत का ये व्यापार है 40.3%, इसमें कौन से प्रोडक्ट हैं? तो वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी को बढ़ाने वाले प्रमुख उत्पाद कौन से हैं? कोयला है, पेट्रोलियम है, सेवाएं हैं, व्यावसायिक सेवाएं हैं, रसायन है, परिवहन है। इसमें आदि में ये कुछ ऐसी हैं जिसमें भारत अपना व्यापार कर रहा है जीवीसी के तहत। और भारत में फॉरवर्ड लिंकेज का वर्चस्व है। फॉरवर्ड लिंकेज मैंने पहले बताया था कि हम दूसरे देशों को सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड लिंकेज का भारत में बहुत निर्भर है भारत इस पर, फॉरवर्ड लिंकेज पर। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भारत की भागीदारी सीमित है, भारत के पास ये प्रोडक्ट नहीं है जिससे भारत अपना हिस्सा बढ़ा सके, और भारत के पास सीमित ये कोयला और पेट्रोलियम ही है। तो भारत अपनी भागीदारी इसमें बढ़ा नहीं पा रहा जीवीसी में। इसके प्रमुख कारण क्या हैं? तो कारण हम पढ़ेंगे इसमें। क्योंकि भाई पहला पॉइंट इसमें दिया कि मजबूत व्यापार अवसंरचना की कमी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मतलब है? भारत में एक सबसे मोटी कमी क्या है कि अब आप देख रहे हो, अब आप एक फ़ोन यूज़ कर रहे हो, सीधी बात मान लो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो। फ़ोन में क्या होता है कि एक महीने में अपडेट आ जाता है, अप्रोक्स एक महीने के भीतर अपडेट आ जाता है। लेकिन भारत क्या है, भारत अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहा। अब अपडेट नहीं करेगा तो उसकी डिमांड नहीं होगी प्रोडक्ट की। लेकिन जो अदर कंपनी, अदर और देशों की कंपनी है, वो अपने आप को टाइम से अपडेट कर रही है, इसलिए उनकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। भारत अपडेट नहीं कर पा रहा तो भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड है नहीं। तो ये इसी में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और भारत में जो सड़क और रेल अवसंरचनाएँ हैं वो भी वैश्विक स्तर पर नहीं है, सभी क्षेत्र सही तरीके से जुड़े हुए भी नहीं हैं। तो जो हमारी जानकारी है वो बहुत ज़्यादा समय में सभी लोगों तक पहुंच पाती है। तो ये हम एक कह सकते हैं समग्र रूप से कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे पास, ठीक है, लिंकेज कम है हमारे पास। फिर क्या दूसरा है कि हम जो हमारी जो व्यापार नीति, हमारी जो सरकार है वो व्यापार नीतियों में ना बहुत
फेरबदल कर देती है। अनिश्चितता है इसमें नीतियों में कि भाई 2014 में तो 13% थी, लेकिन 2022 में बढ़ाकर 18% हो गई। तो जो हमारी ये सरकार नीति चेंज करती है, इससे हमारे प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं और जो अदर कंट्रीज से जो प्रोडक्ट आते हैं वो उनके कंपैरिजन में सस्ते रहते हैं। तो हमारे जो भारत के प्रोडक्ट हैं वो दूसरे देशों के प्रोडक्ट से कम वो नहीं कर पाते, कंपटीशन फेस नहीं कर पाते और ये हम पिछड़ जाते हैं मार्केट में। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा सेकंड पॉइंट की प्रस्तुत नीति में अनिश्चितता। तो आप ये समझ के देखो, मान लो भारत ने इम्पोर्ट महंगा कर दिया, यानी कि जो हम बैकवर्ड लिंकेज दे रहे हैं वो हमने महंगी कर दी। बैकवर्ड लिंकेज यानी कि हम किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं रॉ मटेरियल। अब भारत ने उस पर ड्यूटी बढ़ा दी तो वो रॉ मटेरियल महंगा जाएगा। रॉ मटेरियल महंगा जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी महंगा बन के आएगा। तो क्या हो गया, इससे इन्वेस्टर जो वो सोचते नहीं कि हम भारत से लें, तो इससे भारत की जीवीसी में भागीदारी कम हो जाती है। तो हमारी सरकार की जो नीतियाँ हैं ये कहीं ना कहीं जीवीसी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। तो दूसरा पॉइंट, अगर मान लो हमारे एक्सपोर्ट महंगा कर दिया तो रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट भी महंगा आएगा। फिर है अगला पॉइंट है, हाँ, जो हम भारत में प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या है कि जो वैश्विक स्तर पर डिमांड है, जिस क्वालिटी की डिमांड है वो भारत नहीं दे पा रहा। विश्व स्तर पर क्या है कि उच्च गुणवत्ता की डिमांड कर रही है, जिसकी वजह से भारतीय कंपनियां निर्यात की बजाय देश में ही वस्तुओं को बेचने को प्राथमिकता देती हैं कि जो भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैश्विक स्तर पर टिक नहीं पाते, कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो भारतीय कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं वो एक्सपोर्ट न करके भारत में ही बेचने को प्राथमिकता देती हैं कि भाई देश के अंदर ही हम इसको बेचा जा सके। फिर अगला पॉइंट हम ये देखेंगे, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें पढ़े तो भारत में अकुशल श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। भारत में जो श्रमिक है वो अकुशल, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो डिमांड है वो क्या है कि एक तो जो हमारा एम्प्लॉय है वो उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए हमारे एम्प्लॉय को, लेकिन भारत में बहुत अकुशल श्रमिक है। अब अकुशल श्रमिक है तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर नहीं पाते, ज़्यादा योगदान दे नहीं पाते। तो अधिक पूंजी की आवश्यकता और उच्च कौशल की आवश्यकता वाले उत्पादों का अवसर, यानी कि वैश्विक व्यापार में जिन उत्पादों में अधिक पूंजी की आवश्यकता है और उच्च कौशल यानी कि हाई स्किल है एम्प्लॉय के पास, तो उनकी आवश्यकता है, लेकिन भारत के पास ये ऐसा कुछ है नहीं। भारत के पास है तो बहुत कम है, जैसे कि भारत कम्पीट नहीं कर पाता। और दूसरा अगला है फिर जानकारी का अभाव है। भारत के पास जो नियम है उनकी अच्छी जानकारी नहीं है सभी को, तो जानकारी का अभाव, घरेलू नीतिगत चुनौतियाँ भी, जटिल श्रम कानून होगी, जैसे व्यापार नीति होगी। फिर एक बॉक्स दिया है, ये बॉक्स हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको एक बार दोबारा दोहरा दूँ हमने क्या क्या पढ़ा है जीवीसी के बारे में। ये आर्टिकल चर्चा में क्या आया, जो हमारे नीति आयोग के सीईओ थे सुब्रमण्यम, जिन्होंने कहा था कि भारत को वैश्विक व्यापार में भागीदारी बढ़ानी है तो जीवीसी का हिस्सा होना, इसलिए ये आर्टिकल चर्चा में आया था। जीवीसी क्या है, जब कोई भी दो राष्ट्र किसी प्रोडक्ट में अपने स्तर पर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं उसमें, तो उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। ग्लोबल जीवीसी के लिए मिनिमम 2 शर्त है कि कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू ऐड हो और कम से कम 2 देश उसमें वैल्यू ऐड करें। देखो मैं पीडीएफ भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये नीति आयोग के सीईओ ने कहा था कि भारत की आवश्यकता पर जोर देता कि निर्यात को बढ़ाया जा सके, यानी कि भारत को जीवीसी में वैश्विक व्यापार में भागीदारी बढ़ानी है तो वो जीवीसी का हिस्सा बने। जीवीसी क्या है, किसी उत्पाद को बाजार में लाने के लिए विभिन्न वैल्यू ऐड करना उसमें, ठीक है, और कम से कम कुछ ना कुछ मूल्य जोड़ा जाना चाहिए, कम से कम 2 देशों द्वारा उसमें वैल्यू ऐड की जानी चाहिए। ये डाटा जो ग्रीन हाईलाइट है इसको हम याद कर लेंगे। ओईसीडी ने कहा था कि जो वैश्विक व्यापार हो रहा है उसमें लगभग 70% जीवीसी के थ्रू हो रहा है। इसके दो आधार थे, बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड यानी कि बैक से, यानी कि कोई देश फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है तो कोई ना कोई देश ऐसा हो जो उसको इनपुट दे रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है। तो रॉ मटेरियल अगर कोई देश किसी दूसरे देश को रॉ मटेरियल देता है तो वो बैकवर्ड लिंकेज होता है। फॉरवर्ड लिंकेज मतलब मैं उल्टा बोल गया। बैकवर्ड लिंकेज यानी कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश द्वारा दिए गए इनपुट्स का उपयोग करता है तो उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज, यानी कि बैक से पीछे से आ रहा है माल, तो पीछे से माल आ रहा है तो
बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज यानी कि अगर कोई देश अपने रॉ मटेरियल इनपुट्स किसी दूसरे देश को सप्लाई कर रहा है ताकि वो दूसरा देश फाइनल प्रोडक्ट बना सके, तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज। अब जीवीसी में अगर भारत शामिल हो जाता है और भी देश शामिल है, तो जीवीसी में शामिल होने के क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। अगर जीवीसी में हम शामिल होते हैं तो हमारी उत्पादकता में वृद्धि होगी, प्रोडक्ट जो आएगा अच्छी क्वालिटी का आएगा, किफ़ायती प्रोडक्ट आएगा। अगर दो राष्ट्र एक साथ मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो टेक्नोलॉजी शेयर और विज्ञान को भी साझा किया जाएगा, कम लागत में अधिक उत्पादन हो सकेगा, क्योंकि अलग अलग देशों के पास अलग अलग स्किल है, अपनी स्किल के अनुसार वे कार्य करते हैं, तो कम जो कॉस्ट है प्रोडक्ट बनाने की वो भी कम आएगी और उत्पादन ज़्यादा हो सकेगा, और जो उत्पाद प्रोडक्ट आएगा वो भी बेहतर होगा। जीवीसी में शामिल होने का दूसरा महत्व ये है कि विश्व बैंक ने कहा था कि अगर हम जीवीसी में शामिल होते हैं तो गरीबी के स्तर में बहुत ज़्यादा कमी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब कमी आती है गरीबी के स्तर में कुछ हद तक। अगर आप एक नॉर्मल सोच लेके चलें कि मान लो भारत वो कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, अपने यहाँ पे कंपनी लगा रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है, तो उसमें क्या होगी, रोज़गार मिलेगा लोगों को, कुछ भी लगा दो, किसी न हर किसी लोग को रोज़गार मिलेगा, तो उसमें क्या है, गरीबी के लेवल पर कमी आएगी। और विश्व बैंक ने एक आंकड़ा जारी किया था कि 1% वृद्धि से न प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम में 1% वृद्धि हो रही है। अगर जीवीसी 1% में बढ़ा रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। जो महिलाएं हैं अधिक श्रम की आवश्यकता होगी तो उनको भी रोज़गार मिलेगा, जो कम कुशल युवा हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। उत्पादकता में विशेषज्ञता यानी कि परफेक्शन आएगी, परफेक्शन आएगी, विशेषज्ञ प्रोडक्ट अच्छा होगा। टारगेट उद्योग स्थापित करें यानी कि जो उद्योग जिस काम में बेहतर परफॉर्म कर सकता है उसी को वो प्रोडक्ट बना रहा है। वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी क्या थी, सीमित भागीदारी थी। भारत केवल 40.3% अपना कर रहा है, और जो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, यूएसए, जापान से भी हमारा जो अनुपात है ये कम है, और इनसे भी कम नहीं, जो छोटी अर्थव्यवस्था उनसे भी हमारा व्यापार में अनुपात बहुत कम है। भारत के पास जो प्रोडक्ट है नहीं, जो वैश्विक लेवल पर डिमांड है, जो प्रोडक्ट भारत के पास है उनकी वैश्विक लेवल पर केवल 10% डिमांड, 10% हिस्सेदारी जिनकी डिमांड है भारत के प्रोडक्ट्स की। और भारत फॉरवर्ड लिंकेज की स्थिति में यानी कि भारत अपने यहाँ पर खुद फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा, वो किसी और को सप्लाई कर देता है और कोई फाइनल प्रोडक्ट बना के भेज रहा है। तो यही हम देखे थे। हम नीचे आते हैं, भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने के लिए उठाए गए कदम क्या है। तो भारत में कुछ कदम उठाए गए होंगे जिससे हम जीवीसी में कुछ न कुछ योगदान दे सकें। तो हमने देखा विदेश व्यापार नीति है, ये आपको पता ही होगा, फॉरेन पॉलिसी, FTA फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का आपको पता ही है, शायद आपको पता नहीं। इसका उद्देश्य निर्यातकों के लिए व्यापार करना, व्यापार आसान बनाने की प्रक्रिया को उदार और उसे स्वचालित बनाना है। दूसरा था PLI योजना। PLI है प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव। इसका क्या था कि जो भाई हमारे जो घरेलू लेवल पर, घरेलू सतर डोमेस्टिक लेवल पर जो भी कंपनियाँ उनको प्रोत्साहन देना था कि भाई आप प्रोडक्ट बनाओ। तीसरा है एक जिला एक उत्पाद, निर्यात केंद्र के रूप में जिले पहल। इसमें अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो एक ज़िले के लिए ये ज़िला आइडेंटिफाई किया था कि भाई ये ज़िला इस प्रोडक्ट को बनाने में सक्षम, अच्छे तरीके से बना सकता है। तो ऐसे ज़िलों को वो हाईलाइट किया गया था, और जो अच्छा बना सकता है ना उत्पाद, अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है, उसको वैश्विक स्तर पर उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना था, यही इसकी पहल थी। फिर मेक इन इंडिया पहल, जिसका आपको पता है विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनने के लिए 2014 में से शुरू किया गया। आई थिंक वीडियो बहुत बड़ी हो रही है मेरे से, इससे कम नहीं पढ़ाए, आगे अगर पढ़ाऊँगा तो इससे बेहतर ही पढ़ाऊँगा। फिर आगे की राह क्या है, आगे की राह वही है कि जीवीसी में अगर भारत शामिल हो जाता है, हम क्या करेंगे, भारत को जीवीसी में शामिल हो जाए, आगे की राह में यही देखेंगे। तो आपके जो इसमें पॉइंट दिए गए हैं आप इनको मत देखो, आप अपने लेवल पे सोच के देखो भारत को क्या क्या जरूरत है, जो पीछे कमियाँ पड़ी वही हम इसमें डाल सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड में क्या डालेंगे कि भारत भाई अपनी, हम कह सकते हैं भारत स्किल इम्प्रूवमेंट पर काम कर सकते हैं कि भाई अगर स्किल, सभी लोग स्किलफुल हो जाए, हमारे पास अगर एक पर्टिकुलर स्किल हो जाए तो हम वो प्रोडक्ट बना लें।
भारत हम देख रहे हैं कि भारत अपडेट नहीं कर पा रहा अपने आप को, टेक्नोलॉजी नहीं है। एआई पर भी ध्यान दे सकते हैं हम, टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दे सकते हैं, नए नए आइडियाज़ पर भी ध्यान दे सकते हैं। तीसरा अगर मैं कहूँ तो भारत फॉरवर्ड लिंकेज की ओर से बैकवर्ड लिंकेज की ओर ध्यान केंद्रित करे तो अच्छा होगा। फॉरवर्ड लिंकेज में हम देखा कि अभी हम प्रोडक्ट सप्लाई करने किसी और को, लेकिन एक वे फॉरवर्ड में हम ये डाल सकते हैं कि भारत को फॉरवर्ड लिंकेज की ओर से बैकवर्ड लिंकेज की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी कि हम हमारे यहाँ पे ही प्रोडक्ट बनाए, किसी और से रॉ मटेरियल हमारे फाइनल प्रोडक्ट बनाए और उस प्रोडक्ट को बेचें ताकि हम ज़्यादा लाभ कमा सकें। और चौथा अगर मैं बताऊँ तो भारत को अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्र, यानी कि हम जिसमें अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए और फिर उन पर फोकस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तीसरा अगला ये कह सकते हैं कि जो हम हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंज करे, जो नीति टाइम मतलब जल्दी जल्दी बदल देती है, उनमें बार बार बदलाव न हो ताकि एक स्टेबिलिटी बनी रहे और हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। हम लेबर को स्किल कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कुछ फील्ड के लिए, किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, और फील्ड भी कौन सा हो जिसकी वैश्विक स्तर पर ज़्यादा डिमांड है, तो इस प्रकार भारत जीवीसी का हिस्सा बन सकता है। ये आप पढ़ लेना, कारोबारी माहौल में सुधार करना, यानी कि सीधी बात है एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे देना, नई श्रम संहिता को शीघ्र लागू करना, नई पॉलिसीज नई टेक्नोलॉजी उनको लागू करना, व्यापार को सुविधाजनक पर शुल्क नियमों में बार बार बदलाव, यानी कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बार बार चेंज न करे, राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क की स्थापना करना ताकि सभी देशों के साथ निर्यात से जो जुड़े नियम उनके साथ अच्छे तरीके से व्यापार हो सके। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए मानकीकरण पर भारतीय राष्ट्रीय रणनीति को लागू करना, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रोडक्ट के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रोडक्ट के लिए उसको हम पूरा करें ताकि हमारे प्रोडक्ट की भी डिमांड हो। रूल रेगुलेशन में बार बार बदलाव नहीं करना, उच्च मूल्य सेगमेंट को बढ़ावा दें, जैसे कि किसी नए उत्पाद के बारे में सोचना कि भाई भारत किसी, मान लो कुछ प्रोडक्ट चल रहे हैं तो हम किसी नए प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं, उसका डिज़ाइन, उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं, उसके बिक्री के बाद की आफ्टर सेल सर्विस भी दे सकते हैं ताकि भारत कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तरीके से तो जीवीसी का हिस्सा बने। अधिक श्रम की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देना। तो ये आर्टिकल था, ये कुछ शॉर्ट वीडियो मैंने आज रिकॉर्ड किया आपके लिए। टाइम हो चुका है 11:11, काफ़ी रात हो चुकी है, तो आगे ये अगला आर्टिकल कल देखें। अगर आप अभी भी कुछ आई थिंक आपको अगर अच्छा समझ आया तो मैं इस आर्टिकल को भी थोड़ा बहुत कवर कर सकता हूँ। हाँ, पिछला आर्टिकल हमने किया है 3.1, ये आपको समझ आया? अगर समझ आया ना तो एक बार पक्का कमेंट करके पक्का बता देना कि हाँ भाई अच्छा समझ आया। थोड़ा बहुत मैं अगली वीडियो में इम्प्रूव होगा। अभी मेरे पास मतलब मैं बिल्कुल तैयारी के साथ नहीं आया था, मैंने सीधा में जब मैगजीन खोली डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया। अगली बार थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ के आऊँ, क्वेश्चन वगैरह लिखूँगा तो अच्छा होगा। अब आपके मेंस के लिए क्वेश्चन बन सकता है, वो आप अगर लिख लें तो बढ़िया होगा। मैं बोलता हूँ आप लिख लेना। देखो क्वेश्चन है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? जीवीसी से आप क्या समझते हैं? कुछ लोग जीवीसी के महत्व को स्पष्ट करते हुए भारत की सीमित भूमिका के लिए जिम्मेदार कारकों पर भी प्रकाश डालें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैश्विक मूल्य श्रृंखला यानी कि जीवीसी से आप क्या समझते हैं? जीवीसी के महत्व को स्पष्ट करते हुए भारत की सीमित भूमिका के लिए जिम्मेदार कारकों पर भी प्रकाश डालें, यानी कि जो हमने पीछे पढ़ा जीवीसी की डेफिनेशन दे देंगे, उसमें बता देंगे सुर्खियों में कहा कि सुब्रमण्यम जी ने कहा था कि भारत को इसमें शामिल होना चाहिए। जीवीसी के महत्व को स्पष्ट करते हुए जो भारत की सीमित भूमिका है उसके लिए जिम्मेदार कारक हैं, यानी कि जो हम पीछे चुनौतियाँ देखी थी वो हम बता देंगे। भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, भारत की जो नीतियाँ वो बार बार बदल रही हैं, और कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड दे देंगे। भारत को स्किल इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, फॉरवर्ड लिंकेज से बैकवर्ड लिंकेज की हो जाए, जो हमारे विशेषज्ञ क्षेत्र उनको पहचान करे, तो ऐसा सब कुछ हो जाएगा इसमें। और दूसरा क्वेश्चन अगर मैं फिर से दूँ आपके पास, एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, अगर अच्छा लगे तो
बता देना, नहीं तो कोई आपकी वो है मनपसंद आपकी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भागीदार के तौर पर भारत की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए बताएं कि किन रणनीतियों से भारत जीबीसी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या बताना है कि भारत की स्थिति बतानी है और वे फॉरवर्ड्स हैं वे बता देंगे। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। अगला जो आर्टिकल है मैं अगर वो बता देता हूँ, पसंद आए तो बता देना, फिर से यही करना। ये रहा, आरबीआई द्वारा अधिशेष अंतरण। और आई थिंक जितना मेरे को याद है यूट्यूब पर विजन की शायद हिंदी की कोई वो नहीं है मैगजीन, सब मतलब सोल्व करा रहे हैं तो इंग्लिश से सोल्व करा रहे हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहा मेरे हिसाब से। अगर आपको पसंद आए ना तो बता देना, मैं हिंदी मीडियम में ट्राई कर सकता हूँ। अगला आर्टिकल है आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र, आरबीआई द्वारा अधिशेष अंतरण। ये आर्टिकल सुर्खियों में क्यों आया था कि हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए सरप्लस के रूप में ट्रांसफ़र किए थे। ये लिख रखा है यहाँ पे कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए सरप्लस के रूप में मंजूरी दे, यानी कि सरकार को ट्रांसफ़र कर देगी आरबीआई, और यह अब तक का सबसे अधिक सरप्लस ट्रांसफ़र है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि आरबीआई ने जो ये आर्टिकल सुर्खियों में क्यों आया, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसने सरकार को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सरप्लस के रूप में ट्रांसफ़र किए हैं। और जो ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है ये आज तक का सबसे अधिक सरप्लस ट्रांसफ़र है। ये एक डाटा दिया गया आपको, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2,10,874 लाख करोड़ रुपए आरबीआई ने ट्रांसफ़र किए। उससे पहले 87,000 रुपये किए थे, 87,000 लाख करोड़ रुपए, 30,000 लाख करोड़ रुपए। और सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे इससे पहले 2019 में किए गए हैं 1,75,987 लाख करोड़ रुपए। तो इसी वजह से आर्टिकल सुर्खियों में कि आरबीआई ने केंद्र सरकार को, भारत सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए सरप्लस के रूप में। तो इसी वजह से क्वेश्चन ये आर्टिकल हमारा चर्चा में आया है। तो आरबीआई के सरप्लस के बारे में हम क्या जानते हैं? सरप्लस कब होता है? सरप्लस जब होता है कि जब आरबीआई की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो रखी है। सरप्लस क्यों हुआ? अगर हम एक नॉर्मल बात पूछे सरप्लस हुआ क्यों, इसका मतलब ये होगी भाई जो इनकम है वो ज़्यादा रही होगी कहीं ना कहीं और एक्सपेंडिचर है वो कम रही होगी। तो ये दे रखा है आरबीआई के पास सरप्लस या अधिशेष का अर्थ है खर्च से ज़्यादा आय है ना। तो यहाँ पे एक डाटा दिया गया, आरबीआई का कुल खर्च है जो वो उससे ब्याज से प्राप्त कुल आय का केवल 1/7वां हिस्सा ही है। यानी कि जो आरबीआई के पास जो आय प्राप्त हुई है उसमें से अगर हम खर्च को देखें तो कुल आय का केवल 7वां हिस्सा है, 7 में से पहला हिस्सा है, 1/7वां हिस्सा ही है। अब हमसे अगर कोई पूछे कि आरबीआई के पास, आप सोच रहे हो कि आरबीआई के पास सरप्लस क्रिएट कैसे हो रहा है, तो क्रिएट कैसे, इस आर्टिकल में ना अगर मैं आपसे बताऊं, ब्रीफ में बताऊं, तो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है। यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे आ जाओ इस बॉक्स में, इसमें कुछ याद करने आएगी। इसमें बता रखी है आरबीआई के पास सरप्लस क्रिएट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले है आरबीआई की आय, इनकम कहाँ से होती है और आरबीआई एक्सपेंडिचर कहाँ पे करता है। तो इनकम को अगर हम देखें तो जो रुपये में प्रतिभूति की होल्डिंग पर ब्याज, इसमें क्या प्रतिभूति क्या होती है? सिक्योरिटीज। तो जो सरकार है, सरकार सिक्योरिटी जारी करती है पैसा उठाने के लिए, तो आरबीआई उनको होल्ड कर लेता है, आरबीआई उनको खरीद लेता है। तो खरीद लेता है तो उन पे आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, लैपटॉप में बैटरी भी कम रहेगी आई थिंक।
ये चलो ये आया वाला करा देता हूँ। हम कहाँ पे थे कि आरबीआई के पास सरप्लस क्रिएट कैसे हो रहा है। रुपये में जारी प्रतिभूतियों की होल्डिंग पर ब्याज। रुपये में जारी प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज को ऐसी ही प्रतिभूतियों की बिक्री और भुगतान या मूलधन के भुगतान से लाभ के साथ समायोजित करना है। कि भाई अगर मान लो सरकार को पैसा उठाना है, पैसा उठाना सरकार को, तो वो क्या करेगी, आरबीआई क्या करता है, वो सिक्योरिटीज को अपने पास खरीद लेता है। आरबीआई ने सिक्योरिटी खरीद तो आरबीआई ने सरकार को पैसे दिए। सिक्योरिटी आरबीआई तभी खरीदता है जब वो उस पैसे दिए गए पैसे पर ब्याज लेगा। तो वो ब्याज के रूप में क्या हो रही है, एक तो जिसने मान लो सरकार ने रुपए लिए आरबीआई से, जो अमाउंट लिए वो तो सरकार को वापस देनी है, और जो उस पर ब्याज लेगा वो भी देना है। तो इससे क्या होता है कि आरबीआई के पास जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के रूप में इनकम आई है, जो सिक्योरिटीज उसने खरीदी, सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट जो मिला, उससे आरबीआई की इनकम होती है। आई थिंक ये पहले आपको समझ आ गया होगा कि भाई सरकार को पैसा चाहिए था, सरकार ने सिक्योरिटीज जारी की, आरबीआई ने वो खरीद ली, आरबीआई ने सरकार को पैसा दिया तो सरकार ने उसका यूज़ कर लिया। सरकार उस पैसे को तो लौटाएगी, और जो पैसा यूज कर रही है कुछ टाइम के लिए यूज कर रही है, जो आरबीआई ने दिया उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा सरकार को। सरकार आरबीआई को ब्याज देगी तो उस पर इनकम होगी आरबीआई की, इससे हमारी आरबीआई की इनकम होगी। तो अगला है चल निधि समायोजन सुविधा लैफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अगर आपको मैं बताऊं, लैफ में एक्चुअली दो चीज़ें आती हैं। अगर आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड के तो आपको थोड़ा अच्छा समझ आएगा, अगर आप नहीं हो तो भी आई थिंक 90% आपको समझ आ जाएगा अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो। इसमें मैगजीन में दिया नहीं कि मैं अपनी पर्सनल नॉलेज से बता रहा हूँ। लैफ में क्या होता है, एक दो रेट होती हैं, एक तो रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट होती है, अगर मैं आपको बताऊँ, रेपो रेट में आरबीआई गिव मनी टू बैंक, यानी कि आरबीआई बैंक को रुपए देता है। जो हमारे जो बैंक होते हैं वे आरबीआई से रुपए लेते हैं। आरबीआई उन बैंक को रुपए देता है एक शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए, और जो आरबीआई बैंक को रुपए दे रहा है उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो लैब में एक तो आता है रेपो रेट, एक आता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट होगा जब आरबीआई बैंक्स को रुपए देगा, तो आरबीआई ने बैंक को रुपए दिए, जो हमारे कमर्शियल बैंक एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, आरबीआई को रुपए देगा तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट के रूप में बैंक क्या करेंगे, एक तो आरबीआई को इंटरेस्ट देंगे, और जो अमाउंट लिया उनसे पैसा लिया वो भी रिटर्न करेंगे। तो सेम पहले वाली बात, आरबीआई के पास इंटरेस्ट के रूप में आ गया, तो ये आरबीआई की आय होगी। फिर अगला रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक अपने पैसे ना आरबीआई के पास जमा करते हैं। रेपो रेट में क्या रहा था, आरबीआई बैंक को दे रहा था, ठीक है, आरबीआई ने पैसे दिए बैंक को, तो बैंक उस पर ब्याज देगा। अब रिवर्स रेपो में क्या हो रहा है, बैंक है जो पैसे आरबीआई के पास जमा कर रहे हैं, तो आरबीआई के पास जमा करेंगे तो आरबीआई ब्याज देता है इस पर। लेकिन रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट की तुलना में, यानी कि रिवर्स रेपो रेट वो हमेशा कम होता है। यानी कि आरबीआई जब बैंक को दे रहा है उसको ज़्यादा आय हो रही है, और बैंक आरबीआई को दे रहे हैं तो उसको कम आय हो रही है। तो प्रॉफिट तो हमारा आरबीआई को ही हो रहा है। आज मेरे पास ना इस पे लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको थोड़ा बहुत कम समझ आ सकता है, लेकिन मैं आगे वीडियो बनाऊंगा ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और आगे इसमें दिया एमएसएफ क्या होती है, एक दंडात्मक दर होती है एमएसएफ। जब बैंकों को ना कहीं से भी वित्तीय संसाधन प्राप्त नहीं होते, यानी कि जब बैंकों को कहीं से भी लोन ना मिले, तो बैंक क्या करते हैं, वो अपने पास एसएलआर मेंटेन करके रखते हैं। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। एसएलआर की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि बैंक को ना कुछ अमाउंट अपने पास रखनी होती है। तो जब बैंक को कहीं से भी वित्तीय संसाधन प्राप्त ना, जब बैंक को कहीं से पैसा ना मिले, तो एसएलआर को लेके जाते हैं। एसएलआर की यानी कि जो सिक्योरिटीज होती है उनका यूज करके ना एमएसएफ रेट पर आरबीआई से उधार लेते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, जो एमएसएफ रेट पर जो पैसा मिलता है उस पर आरबीआई ना इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा चार्ज करता है। तो अब बैंकों के पास कोई भी वो नहीं बचा, रास्ता नहीं बचा, तो आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई एमएसएफ के तहत उससे ब्याज लेगा। तो इसमें सेकंड पॉइंट में ये बताया गया था कि लैफ और एमएसएफ से जो हमारा नेट ब्याज आता है, निवल ब्याज आता है, उससे भी आरबीआई की आय होती है। लैफ मैंने बता दिया, एक बार दोबारा बता देता हूँ। लैफ में दो होते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट।
रेपो रेट जब आरबीआई बैंकों को रुपया देगा तो उनसे इंटरेस्ट लेगा, और रिवर्स रेपो रेट आता है जब बैंक आरबीआई के पास धन जमा करते हैं तो बैंकों को भी आरबीआई को कुछ देना पड़ता है, कुछ ब्याज। तो ओवरऑल अगर हम उसका कैलकुलेशन करें तो आरबीआई प्रॉफिट में रहता है। सिंपल वे ये है। अगला पॉइंट है ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज। ऋण और अग्रिम अगर आपने सुना हो, WM में आपने सुना होगा वेज मीन्स एंड एडवांसेज। WM में अगर आपको नहीं पता तो गूगल कर लेना वेज मीन्स और एडवांसेज। इस पॉइंट की बात करते हैं हम, इसकी वेज मीन एंड एडवांसेज के बारे में। तो वेज मीन एडवांस क्या होता है कि भाई जो केंद्र और राज्य सरकारों ना, राज्य सरकार को आरबीआई कुछ उधार देता है। केंद्र और राज्य सरकार को आरबीआई द्वारा दिया गया अल्पकालिक उधार होता है WM। तो आरबीआई केंद्र और राज्य सरकार को उधार देता है एक शॉर्ट टर्म के लिए। आरबीआई और केंद्र सरकार मिलकर एक सीमा निर्धारित कर देते हैं कि भाई इस लिमिट तक ना आप आरबीआई से धन ले सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि 90 दिनों के अंदर ये पैसा आपको वापस चुकाना पड़ेगा, और साथ भी इस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ये क्या हो गया, आरबीआई की इनकम होगी। और अगर आप इंटरेस्ट नहीं दे पाते, अगर आप ये अमाउंट नहीं चुका पाते जो अमाउंट लिए, तो इंटरेस्ट की रेट है वो और भी बढ़ जाएगी, यानी कि ब्याज की दर और भी बढ़ जाएगी। और आपको शायद ध्यान हो, अगर आप पीछे से पढ़ते आ रहे हो, तो हमारा कोरोना के टाइम में ये बहुत चर्चा में आया था WM में, क्योंकि कोरोना के टाइम पे हमारे जो राज्य थे उनके पास संसाधनों की कमी हो गई थी, वित्तीय संसाधनों की। तो जो हमारी राज्य सरकारों ने आरबीआई से WM के तहत बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था, तो उस टाइम ये WM चर्चा में था। तो इसमें थर्ड पॉइंट में यही बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकारों को, बैंकों को और वित्तीय संस्थानों को, और भी कोई जो इंस्टीट्यूशन है उनको आरबीआई लोन देता है, पैसा देता है, और वो शॉर्ट टर्म के लिए देता है, थोड़े समय के लिए देता है, और उस पर उनको ब्याज देना पड़ता है ताकि उस पैसे का वो यूज कर सके, जिससे वो इसी पैसे से ब्याज के रूप में आरबीआई की इनकम होती है। ठीक है। विदेशी स्रोतों से अर्जित आय, इसमें यानी कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज आय। ठीक है, तो ये इसी में शामिल हो जाएगा। आरबीआई का व्यय कहाँ पे करता है, अब आरबीआई है ना अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा जोखिम से निपटने के लिए रखता है। अब आरबीआई के जोखिम कौन से होंगे भाई, कुछ ना, आरबीआई अगर इनकम कर रहा है तो वो कुछ एक्सपेंडिचर भी करेगा। एक्सपेंडिचर के लिए वो क्या कर रहा है कि भाई वो अपने जोखिम, वो भविष्य में अगर कोई जोखिम आ जाए तो उससे निपटने के लिए ना एक फंड, मतलब एक पैसा सुरक्षित करके रख लेता है रिस्क प्रोविजन के रूप में। दो तरह के रिस्क प्रोविजन है, एक तो आकस्मिकता निधि और परिसंपत्ति विकास निधि। आकस्मिकता निधि में क्या गया, कंटिजेंसी फंड में क्या दिया गया भाई, इसके तहत किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए राशि अलग रख दी जाती है। उदाहरण के लिए प्रतिभूतियों की वैल्यू में मूल्यह्रास, मौद्रिक दर नीति से जुड़े जोखिम। इसमें क्या बताया गया है कि भाई आरबीआई के पास में सिक्योरिटीज रखी है, तो क्या पता भविष्य में उन सिक्योरिटीज का प्राइस डाउन चला जाए, तो आरबीआई ना इनके लिए पहले से ही पैसा रिजर्व कर लेता है कि भविष्य में अगर वो इनकी वैल्यू डाउन जाती है तो इस पैसे से कंपनसेट कर लेंगे। तो आरबीआई अपनी आय का एक हिस्सा इन प्रतिभूतियों, इन सिक्योरिटी या बॉन्ड्स के लिए सुरक्षित रख लेता है। ठीक है। तो क्या आगे फिर परिसंपत्ति विकास निधि एडीवी, यानी कि एसेट डेवलपमेंट फंड। इसके तहत आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी और संबंध संस्थानों में निवेश और आंतरिक पूंजी व्यय किया जाता है। कि भाई ये नहीं है कि आरबीआई केवल अपने अपने निवेश कराए, इसकी कुछ सब्सिडरीज भी होती हैं, उनके लिए भी अगर उनके पास कुछ जोखिम आ जाए, उनके लिए कुछ भाई मैन्युफैक्चर पूंजी लेवल पे कैपिटल वो करना पड़ जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, कुछ बड़ी पूंजी उनमें निवेश करनी पड़ जाए, तो आरबीआई उनके लिए भी एक पैसा रिजर्व कर लेता है। और अगर अगली बात है, नोटों की छपाई पर भी कुछ खर्चा आता है, आरबीआई का खर्चा यही है। ठीक है। कर्मचारियों पर भी कुछ वेतन देता है, कर्मचारियों को वेतन देता है तो उस पर भी कुछ खर्चा आता है। एजेंसी शुल्क, प्राथमिक डीलर आदि को दिए जाने वाला कमीशन भी इसमें आरबीआई के खर्चे में आ जाता है। अगला पॉइंट हम देखें तो आरबीआई द्वारा सरकार को सरप्लस ट्रांसफर करने से संबंधित प्रावधान। तो इसमें सिंपल सी बात है, आरबीआई अधिनियम 1934 ये आपको याद करना है। तो मैं आपको ये आर्टिकल ना अगली वीडियो में बताऊंगी, ये बस आपको एक इंट्रो वीडियो थी। अगर आपको अच्छा लगा पिछला आर्टिकल, ये आर्टिकल ना मैं पूरा नहीं करा पा रहा, लैपटॉप की बैटरी डाउन जा रही है अभी रात को, तो मैं ये आपको
अगली क्लास में कराऊँगा। अगर आपको अच्छी लगे ना तो बता देना, मैं नेक्स्ट पार्ट भी डाल दूँगा। जेन्युइन रिव्यू देना। एक और बात, आप मेरे से ये इस टाइम पे ये उम्मीद नहीं रखना कि भाई अच्छा नहीं पढ़ाया। आई थिंक अगर आपको, मेरे हिसाब से 80% भी अगर आपको अच्छा लगा ना तो बता देना, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ी सी संसाधनों की कमी है, ना माइक है ना लिखने के लिए। मैंने देखा कि बच्चे ना, अगर हम लिखते हैं PDF पे तो उसको थोड़ा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो अभी मेरे पास कुछ है नहीं लिखने के लिए। तो अगली वीडियो में अच्छे से एक एक पॉइंट क्वेश्चन मैंने लिखवा ही दिया आपको। तो अगले पाउस में अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।